ये वीडियो देखे बिना आप स्पार्क का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरुण और इस वीडियो में मैं आ, आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पार्क का लेकर आया हूँ और जिसको हम कह रहे हैं स्पार्क आर्किटेक्चर। स्पार्क आर्किटेक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो कि 95% ऑफ द इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अगर आप डेटा साइंस डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसमें स्पार्क एक टॉपिक है, ओके, तो स्पार्क का आर्किटेक्चर वन ऑफ द मैंडेटरी टॉपिक है। 95-98% जगह जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ स्पार्क। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये स्पार्क आर्किटेक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लोगों को क्लियर कट पिक्चर नहीं बन पाता है माइंड में कि स्पार्क बेसिकली वर्क कैसे करता है। आप पूरा यूट्यूब देख लोगे और पूरा यूट्यूब में जो भी वीडियोस हैं आपको ऊपर ऊपर का आइडिया तो लग जाएगा कि बेसिकली स्पार्क में है क्या, बट आपको एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि स्पार्क में एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स होता क्या है, क्या हो रहा है, कैसे डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, राइट? क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस वीडियो में मैंने उस स्पार्क आर्किटेक्चर को डिकोड करने की कोशिश की है और ये वीडियो लगभग नेक्स्ट 3-4 वीडियोस जो होगा वो मेरे स्पार्क आर्किटेक्चर के ऊपर जाएंगे, ओके। और अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं जिसमें कि एक स्पार्क टॉपिक है, तो आप बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर जगह पूछा जाता है। और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर आपके पास इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस के लेवल पे रहोगे। और बहुत मेहनत लगा है मुझे इस स्पार्क के आर्किटेक्चर को लेक्चर को तैयार करने में, आई मीन कंटेंट को प्रिपेयर करने में 3-4 वीडियो लगेगा। अगर आपने वो 3-4 वीडियो देख लिया, ओके, तो आपको स्पार्क के कॉन्सेप्ट्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शायद ही पूरे यूट्यूब पे, आई मीन, कोई ऐसा वीडियो होगा जो कि स्पार्क के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे। हमेशा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं भी प्रिपेयर करता था और मुझे कुछ भी स्पार्क का अच्छा कंटेंट नहीं मिलता था और समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत हाथ पैर इधर उधर मारना पड़ता था, बट फिर भी बहुत अच्छा कंटेंट जो है कहीं नहीं मिलता था। तो मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, स्पार्क आर्किटेक्चर को। अगर आप स्पार्क आर्किटेक्चर को समझना चाहते हैं और आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं या फिर आप रियल रियल वर्ल्ड में काम भी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ओके। मैं क्विकली जो है अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं इस स्पार्क आर्किटेक्चर इन डेप्थ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्विकली मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। यस, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है। तो स्पार्क के आर्किटेक्चर की जब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्पार्क है क्या। और मैंने अपने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी स्पार्क का, आई मीन, थ्योरेटिकल इंट्रो दे दिया है कि स्पार्क बेसिकली है क्या। तो अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले मैं इसको एक नोटपैड पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको याद होगा तो स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है। मैंने ऑलरेडी ये लास्ट अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वो आपको फाउंडेशन बनाएगा। स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है। जब मैं कंप्यूट इंजन की बात करूं तो ये एक ऐसा इंजन है जो डेटा की प्रोसेसिंग कर सकता है, राइट? जो डेटा की प्रोसेसिंग कर सकता है। आप समझ जाओ कि कंप्यूटर भी एक कंप्यूट इंजन है जिसके अंदर आपकी डेटा की प्रोसेसिंग होती है, राइट? आप एक्सेल पे डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, आप वीडियोस प्ले कर सकते हो, राइट? तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपका डेटा जो है वो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो एक कंप्यूटर भी क्या है, एक कंप्यूट इंजन है, राइट? तो स्पार्क इज ए कंप्यूट इंजन। स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है। इसका मतलब स्पार्क भी क्या है, कंप्यूटर से। स्पार्क का मतलब है कि कंप्यूटर, ओके। स्पार्क का मतलब बेसिकली कंप्यूटर नहीं है। स्पार्क इज बेसिकली कंप्यूट इंजन। बट कंप्यूट इंजन क्या है उसको समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप समझ जाओ कंप्यूट इंजन का मतलब कंप्यूटर, ओके, जिसके अंदर डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है। डेटा को
डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करने की कैपेबिलिटी है। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि स्पार्क इज ए कंप्यूट इंजन, और कंप्यूट इंजन में बोल रहा हूं कि आप समझ जाओ कि कंप्यूटर्स, ओके, तो इसका मतलब है कि स्पार्क स्पार्क जो है, स्पार्क बेसिकली है क्या? स्पार्क बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स या फिर कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, स्पार्क में बेसिकली होता क्या है? स्पार्क में बेसिकली, अभी इस चीज को मैं समझाता हूं आपको। स्पार्क में बेसिकली, अगर हम स्पार्क के आर्किटेक्चर की बात करें, तो स्पार्क में बेसिकली दो चीजें होती हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं ड्राइवर नोड और एक को हम कहते हैं वर्कर नोड। ओके, एक को हम कहते हैं ड्राइवर नोड और एक को हम कहते हैं वर्कर नोड। ओके, एक को हम कहते हैं वर्कर नोड। ड्राइवर नोड हमेशा एक होता है। ओके, ड्राइवर नोड हमेशा एक होता है, और वर्कर नोड एक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, वन और मेनी। ओके, ड्राइवर नोड हमेशा एक होता है और वर्कर नोड हमेशा एक या एक से ज्यादा हो सकता है। जब मैं नोड वर्ड को यूज करूं, तो आप समझना कि नोड का मतलब है कंप्यूटर। ओके, नोड का मतलब क्या है? कंप्यूटर। नोड का मतलब है कंप्यूटर। जब मैं नोड वर्ड को यूज करूं, ओके, तो नोड का मतलब है, आप समझ जाना, कंप्यूटर। तो जब मैं ड्राइवर नोड की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि एक ड्राइवर कंप्यूटर है। ओके, और जब मैं वर्कर नोड बोलूं तो समझना कि वर्कर कंप्यूटर है। तो मैंने क्या बोला कि स्पार्क के अंदर एक ड्राइवर नोड होता है हमेशा। स्पार्क के अंदर हमेशा एक ड्राइवर नोड होता है, और एक या एक से ज्यादा वर्कर नोड होते हैं। ओके, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब कि ड्राइवर नोड और वर्कर नोड क्या है। मतलब एक ड्राइवर कंप्यूटर होगा, और एक से ज्यादा वर्कर कंप्यूटर होंगे। ओके, वर्कर कंप्यूटर होंगे। अब ड्राइवर कंप्यूटर, वर्कर कंप्यूटर, या फिर ड्राइवर नोड या फिर वर्कर नोड, ये क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। बट सबसे पहले ये समझते हैं हम कि स्पार्क की हमें जरूरत क्या पड़ी। ओके, अगर एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, ओके, अगर एक बहुत ही छोटा सा मैं एग्जांपल लूं आप लोगों के सामने, तो सपोज दैट आपके पास एक्सेल फाइल है, और डेटा इज प्रेजेंट इनसाइड दैट एक्सेल। ओके, उस एक्सेल में उस एक्सेल के अंदर एक एक्सेल फाइल है, और उस एक्सेल फाइल के अंदर डेटा प्रेजेंट है। ओके, आप उस जो डेटा उस एक्सेल फाइल में है, उस एक्सेल फाइल में जो डेटा है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए हम कोड लिखते हैं उसमें, राइट, फॉर्मूला लिखते हैं, राइट। किसी सेल में अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है, तो उस पर क्लिक करके इज इक्वल टू, जैसे सम करना है, सम, उसके बाद उन सारे सेल्स को सेलेक्ट करते हैं हमको जिसको सम करना है, राइट। जो भी किसी भी तरीके का कैलकुलेशन करना है, सम तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, किसी भी तरीके का कैलकुलेशन करना है, हम उस एक्सेल के ऊपर करते हैं। ओके, बट क्या मेरे लैपटॉप की कैपेबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ 500 GB? ओके, मेरे लैपटॉप की कैपेसिटी है 500 GB, और मेरे पास एक मेरे पास मेरे पास मेरे पास एक्सेल है, और उस एक्सेल में मुझे डेटा स्टोर करना है, तो मैं कितने जीबी का डेटा उस एक्सेल में स्टोर कर सकता हूँ? ओके, मेरे लैपटॉप की कैपेसिटी है 500 GB। ओके, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूँ कि सपोज दैट मैक्सिमम आप 500 GB स्टोर कर सकते हो। हालांकि 500 GB आप स्टोर नहीं कर सकते। ओके, आप 10 GB के अराउंड, बहुत कम, आई मीन 500 GB आप स्टोर नहीं कर सकते। आप बहुत ही कम से डेटा जो है बेसिकली एक्सेल में स्टोर कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर। तो 500 GB का आपके आपके लैपटॉप में स्पेस है, और मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि आपके पास एक एक्सेल है जिसके अंदर 500 GB ऑफ डेटा है। ओके, जिसको आपने स्टोर रखा हुआ है, और आपने उसको आप उस 500 GB, आपके लैपटॉप में जो 500 GB स्पेस है, उस 500 GB स्पेस में आप अपने डेटा को, जो कि एक्सेल के अंदर है, उसको प्रोसेस कर रहे हो। ओके, उसको आप प्रोसेस कर रहे हो। बट क्या, अगर आपके पास अगर आपके पास अगर आपके पास 1000 GB ऑफ डेटा है, तो क्या हम और आप इस लैपटॉप के अंदर उस डेटा को स्टोर कर पाएंगे? मेरे लैपटॉप की कैपेसिटी सिर्फ जो है 500 GB ही है, राइट। मेरे लैपटॉप की कैपेसिटी 500 GB है, और पहले तो चलो 500 GB मेरे पास एक्सेल में डेटा था, तो मैंने उसको स्टोर कर लिया था और कैलकुलेशन भी कर लिया था, राइट, प्रोसेसिंग भी कर ली थी। अब मेरे पास 1000 GB ऑफ डेटा है, और 1000 GB ऑफ डेटा है, बट मेरे पास जो लैपटॉप है वो सिर्फ 500 GB का ही है। ओके, तो क्या मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ? नहीं, स्टोर नहीं कर सकता हूँ।
ओके, इस लैपटॉप की उतनी कैपेसिटी नहीं है। ओके, उसी तरीके से अब मेरा मेरा जो डेटा का साइज है वो और बढ़ गया, और जो मेरा डेटा है वो 200 GB पहुंच गया, 2000 GB पहुंच गया। तो क्या ये 2000 GB ऑफ डेटा मेरे इस लैपटॉप में स्टोर हो सकता है, जो कि जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 500 GB है, नहीं स्टोर हो सकती है। उसी तरीके से सपोज डेटा का साइज और बढ़ गया और ये पहुंच गया 2 TB। आप समझ ही रहे हो कि ये पूरा का पूरा डेटा का वर्ल्ड है। ओके, और डेटा का साइज रेगुलरली कंटिन्यूअसली बहुत ही तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ओके, सपोज दैट 2 TB आपका डेटा का साइज हो गया, तो क्या ये 2 TB ऑफ डेटा क्या आपके लैपटॉप में स्टोर हो पाएगा? सिंगल लैपटॉप में नहीं स्टोर हो पाएगा, राइट? तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? मैं 2000 GB तक ही लेता हूँ। ओके, मेरे पास 2000 GB ऑफ डेटा है और मुझे इसको स्टोर करना है अपने लैपटॉप में। क्या मैं स्टोर कर पाऊंगा? नहीं, मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगा। ओके, मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगा। ये पूरा का पूरा बिग डेटा वर्ल्ड है, राइट? फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ आप रन कर रहे हो और हर जगह डेटा का जनरेशन हो रहा है और डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। वो कैसे स्टोर होगा? वो कैसे प्रोसेस होगा? अगर मुझे उस डेटा के ऊपर कुछ एनालिटिक्स करनी है, राइट, कुछ मुझे इंसाइट्स निकालने हैं उस डेटा के ऊपर, तो वो कैसे स्टोर होगा और कैसे उस डेटा के ऊपर हम उस डेटा की प्रोसेसिंग करके एनालिटिक्स जनरेट करेंगे ताकि टॉप मैनेजमेंट जो है डिसीजन ले सके। तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे? तो अब मेरे पास लैपटॉप है 500 GB का, बट मेरा डेटा साइज हो चुका है, अब डेटा साइज जो है वो हो चुका है 2000 GB। तो अब जो है हम इस डेटा को कैसे हैंडल करें? और मेरे पास दो चीज है। ओके, मैं मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे। मेरे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो स्टोरेज। ओके, एक तो स्टोरेज और दूसरा है प्रोसेसिंग, राइट? एक है स्टोरेज और दूसरा है प्रोसेसिंग। कि डेटा का स्टोरेज कैसे होगा, आई मीन डेटा का स्टोरेज और डेटा की प्रोसेसिंग। तो मेरे पास 2000 GB ऑफ डेटा है, राइट? तो उसका स्टोरेज कैसे होगा? ओके, और 2000 GB ऑफ डेटा, उसके ऊपर मुझे कुछ कैलकुलेशन लगाना है, सम करना है, एवरेज निकालना है, तो वो डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होगी, राइट? वो डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होगी? तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस इस बिग डेटा वर्ल्ड में। स्टोरेज कैसे होगा और प्रोसेसिंग कैसे होगी, राइट? तो स्टोरेज कैसे होगा और प्रोसेसिंग कैसे होगी? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको बोला हुआ है कि स्पार्क जो एक प्रोसेसिंग इंजन है, तो स्पार्क पिक्चर में यहाँ आता है इस प्रोसेसिंग वाले केस में। जब हम उस डेटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तब स्पार्क पिक्चर में आता है। ओके, अगर हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे डेटाबेस में आप डेटा को स्टोर करते हो, डेटा लेक में आप डेटा को स्टोर करते हो, राइट? डेटा लेक में जैसे कि अगर हम एज्योर की बात करें तो एडीएलएस जेन 2 एक वन काइंड ऑफ डेटा लेक है, और या फिर S3 बकेट जेन 2, या फिर अमेजन S3 बकेट एक तरीके का, या फिर अमेजन S3 बकेट एक तरीके का डेटा लेके, राइट, जिसके अंदर डेटा को हम स्टोर करते हैं। वो क्या है? स्टोरेज है। तो मैंने आपको बोला था स्पार्क एक प्रोसेसिंग इंजन है। इसका मतलब है कि स्पार्क एक ऐसा इंजन है जिसके थ्रू हम डेटा के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं कि इस लैपटॉप में 500 GB ऑफ डेटा है जिसको मुझे स्टोर करना है और प्रोसेस भी करना है। ओके, प्रोसेस भी करना है। इस लैपटॉप की कैपेसिटी 500 GB है, और इस लैपटॉप में और मुझे मेरे इस लैपटॉप की कैपेसिटी 500 GB है, और मेरा जो डेटा साइज है वो 2000 GB है। अब मुझे इस 2000 GB ऑफ डेटा जो है इसको जो है स्टोर भी करना है और प्रोसेस भी करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? ओके, कैसे करेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस बनते हैं। ओके, अगर मेरा डेटा साइज जो है वो है 2000 GB और मेरा लैपटॉप की स्टोरेज कैपेसिटी है, ओके, लैपटॉप स्टोरेज कैपेसिटी है वो 500 GB। ओके, 500 GB। हम स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर बात नहीं करते हैं क्योंकि स्पार्क जो एक प्रोसेसिंग इंजन नहीं है। ओके, हम स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर बात नहीं करते हैं। स्पार्क एक स्टोरेज लोकेशन नहीं है, स्पार्क एक प्रोसेसिंग इंजन है। तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ओके, मैं इसको इस तरीके से करता हूँ। सपोज दैट ये लैपटॉप है, राइट? इस लैपटॉप की कैपेसिटी है, कंप्यूट कैपेसिटी है, सपोज दैट इसके अंदर 8 GB रैम है। ओके, 8 GB रैम है, बट मेरे पास मेरे पास कुछ हैवी डेटा है, बहुत ही हैवी डेटा है, 2000 GB का डेटा है। और इस 2000 GB को डेटा को प्रोसेस करने के लिए स्पीड में, आई मीन कम टाइम में मुझे चाहिए 32 GB रैम। ओके,
मुझे चाहिए 32 GB रैम। ओके, तो हम इसको कैसे अचीव करेंगे? मेरे पास एक लैपटॉप है जिसमें 8 GB रैम है, और 500 GB डेटा जो है इस 8 GB रैम पे बहुत ही स्पीडली प्रोसेस हो जाता था। बट अब जो है मेरा डेटा डेटा साइज वो बढ़ गया है, और बढ़ के हो चुका है ये 2000 GB। ओके, और अब जो है 2000 GB, बट मेरे लैपटॉप में जो रैम है वो 8 GB रैम ही है। ओके, मेरे लैपटॉप में जो रैम रैम है, रैम की कैपेसिटी है वो 8 GB ही है। तो क्या ये मेरा लैपटॉप उतनी एफिशिएंटली इस 2000 GB डेटा को प्रोसेस कर पाएगा? ओके, जो कि मेरे एक्सेल में है, क्या वो प्रोसेस कर पाएगा? तो क्लियर कट आंसर है कि नहीं प्रोसेस कर पाएगा, राइट? अगर ये 1 घंटा में 500 GB डेटा को प्रोसेस कर रहा है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो ये टाइम लेगा। ये जो 2000 GB मेरा डेटा हो गया, इसको अगर मैं 8 GB रैम के ऊपर में प्रोसेस करना स्टार्ट करूंगा तो ये टाइम लेगा, ये 4 आवर, राइट? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये 500 GB से डेटा का साइज हो गया 2000 GB, और रैम का कैपेसिटी सेम है, 8 GB रैम यहाँ भी है और 8 GB रैम यहाँ भी है। ओके, तो 1 आवर अर्लियर अगर ले रहा था तो 4 आवर अब लेगा 2000 GB को डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो इसका सॉल्यूशन अगर हम सोचे तो हम क्या करेंगे? अगर मेरे पास 500 GB डेटा था, राइट, 500 GB डेटा था जो कि 8 GB रैम के ऊपर प्रोसेस हो रहा था। ओके, 8 GB रैम के ऊपर प्रोसेस हो रहा था, 500 GB डेटा था, और ये जो है 8 GB रैम के ऊपर प्रोसेस हो रहा था। अब मेरे पास 2000 GB डेटा है, और ये 2000 GB डेटा, ओके, ये पहले 8 GB रैम के ऊपर ही प्रोसेस हो रहा था, राइट? 8 GB रैम के ऊपर ही प्रोसेस हो रहा था, और ये टाइम ले रहा था 4 आवर, और ये टाइम ले रहा था 1 आवर, ये टाइम ले रहा था 1 आवर। ओके, तो हम ऐसा क्या कर दें कि ये 2000 GB डेटा जो है, ओके, वो भी 1 आवर में डेटा को प्रोसेस करने लगे। ओके, तो अगर हम सिंपली सोचें, ओके, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये होगा कि हम दो कंप्यूटर लगा दें, राइट? चार कंप्यूटर लगा दें, बेसिकली चार कंप्यूटर, या फिर इस पहला पहला तरीका, ओके, मेथड वन, हमारे पास दो तरीका होगा। मेथड वन, हम दो तरीके के ऊपर बात करेंगे, एक है मेथड वन, और जो मेरा दूसरा तरीका होगा वो तरीका होगा मेथड टू। ओके, जो दूसरा तरीका होगा वो तरीका होगा मेथड टू। तो मेथड वन में हम क्या करेंगे? मेथड वन में हम क्या करेंगे, मेरे पास जो ये कंप्यूटर है जिसका 8 GB रैम कैपेसिटी है, उस कंप्यूटर की कैपेसिटी में बढ़ाकर कर दूंगा 4 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि 5 GB डेटा था, ओके, और 8 GB रैम में प्रोसेस करने में 1 आवर ले रहा था। तो अगर 2000 GB डेटा है तो मैं रैम को भी 4 टाइम, आई मीन 500 के 4 टाइम्स हो गया, राइट? 2000 GB, तो रैम अगर 8 GB है तो रैम का 4 टाइम्स क्या होगा? 32 GB, राइट? 32 GB, तो इसको कर दूंगा मैं 32 GB, 32 GB रैम। और जैसे ही ये 32 GB रैम होगा तो ये क्या होगा? 1 घंटे में डेटा को प्रोसेस करने लगेगा। ओके, 1 घंटे में डेटा को प्रोसेस करने लगेगा। ओके, तो ये तो हो गया एक तरीका जिसमें मैंने क्या किया कि मेरा पहले जो कंप्यूटर था, राइट, मेरा पहले जो कंप्यूटर था, मेरा जो पहले जो लैपटॉप था, ओके, मेरा पहले जो लैपटॉप था उसकी कैपेसिटी थी 8 GB रैम की। ओके, 8 GB रैम की। अब मैंने क्या कर दिया, इस कंप्यूटर की रैम की कैपेसिटी मैंने बढ़ा दी, और इसको कर दिया मैंने 32 GB रैम। ओके, और इसी को हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ओके, एक टर्म है जो कि आप, अगर आप डेटा वर्ल्ड में वर्क करते हो तो आप सुनोगे इस चीज को कहीं ना कहीं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। एक कंप्यूटर है जिसका रैम है 8 GB, और अगर हम उसी कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा देते हैं, सेम कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा देते हैं, तो हम उसको बोलेंगे तो हम उसको बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। जैसे यहाँ पे 8 GB रैम को मैंने बढ़ा दिया और बढ़ा के कर दिया 32 GB रैम, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। मतलब सेम कंप्यूटर की अगर हम कैपेसिटी बढ़ा दें तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। ओके, एक मेरे पास डायग्राम है, मैं वो क्विकली दिखाता हूँ आपको, बहुत ही इजिली ये चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, एक वर्टिकल स्केलिंग के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम ढूंढ कर रखा है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि वर्टिकल स्केलिंग बेसिकली कहते किसको है। ओके,
तो अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होगे, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होगे तो ये वर्टिकल स्केलिंग, ओके। इस वर्टिकल स्केलिंग में क्या हुआ, पहले एक कंप्यूटर था और उस कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन था 1 सीपीयू, 8 जीबी रैम एंड 1 टेराबाइट एसएसडी, ओके, सॉलिड स्टेट ड्राइव, 1 टेराबाइट एसएसडी, ओके। पहले एसडीडी आता था और अब एसएसडी आने लगा है मार्केट में, जो कि फास्टर है एज कम्पेयर टू एसडीडी, आप लोगों को पता होगा। अब अगर मैं इसी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दूँ, इस ये जो कंप्यूटर है मेरा, इसी कंप्यूटर की मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दूँ और इस कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन ये कर दूँ, डुअल कोर सीपीयू, डुअल कोर मतलब 2 कोर, ओके। पहले कितना था? पहले 1 सीपीयू था। अब क्या हो गया, डुअल कोर मतलब 2 सीपीयू, 2 कोर, ओके। 2 कोर वाला सीपीयू, 16 जीबी रैम, पहले 8 जीबी रैम था, अब हो गया 16 जीबी रैम, और 1 टेराबाइट एसएसडी के बदले अब हो गया 3 टेराबाइट एसएसडी। तो इसको हम लोग कहेंगे, ये जो पहले ये था अब ये हो गया, इसमें क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, इंक्रीज किया, कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज किया, क्योंकि ये जो था ये कम डेटा को प्रोसेस कर सकता था, ये अब एक इस कंप्यूटर के मैंने कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा दिया, अब ये ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है एट द सेम टाइम। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में सेम कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन को हम बढ़ा देते हैं, ओके। उसी तरीके से ये अब एक नया कॉन्फ़िगरेशन इसमें हो गया क्वाड कोर, ओके। क्वाड कोर मतलब 4 कोर, 32 जीबी रैम, 5 टेराबाइट एसएसडी, पहले 16 जीबी रैम था, अब हो गया 32 जीबी रैम और 5 टेराबाइट एसएसडी, पहले 3 टीबी एसएसडी था, ओके। तो इस इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, ओके। वर्टिकल स्केलिंग, सेम कंप्यूटर की हमने कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दी या फिर कम कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर को हटाया और नया कंप्यूटर ले आए जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हाई है, ओके। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, ओके। और इस वर्टिकल स्केलिंग को हम लोग एक दूसरे टर्म में स्केलिंग स्केलिंग अप भी बोलते हैं, ओके। इसको हम स्केलिंग अप भी बोलते हैं। अब हम दूसरे तरीके पे बात करेंगे, अब हम अपने दूसरे तरीके पे बात करेंगे, मेथड 2। मेरे पास ये कंप्यूटर था, राइट, जिसके अंदर 500 जीबी रैम था, सॉरी 500 जीबी एसडीडी या फिर एसएसडी था, 8 जीबी रैम है और वन आवर में वो डेटा को प्रोसेस कर रहा था। अब मेरे पास क्या हो गया था, अब मेरे पास जो नया डेटा का साइज हो गया था, वो डेटा का साइज हो गया था 200 जीबी, जिसके अंदर 8 जीबी रैम था और वो 4 आवर ले रहा था डेटा को प्रोसेस करने में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले मेरे पास एक ही लैपटॉप था, राइट, ये मेरे ये मेरा लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। 500 जीबी जिसकी रैम, जिसमें एसडीडी था और 8 जीबी रैम था। ये मेरा लैपटॉप था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ रैम पे ही फोकस कर रहे हैं, ओके। तो मेरे पास सपोज दैट एक लैपटॉप था, लैपटॉप 1 जिसका 8 जीबी रैम है, ओके, 8 जीबी रैम है। और तो पिछले केस में हमने क्या किया था, इस 8 जीबी को हमने रिप्लेस कर दिया था 32 जीबी रैम के साथ, और मेरा डेटा जो है, जो 4 आवर में प्रोसेस हो रहा था, वो डेटा जो है अब 1 आवर में प्रोसेस होने लगा, राइट। बट इस केस में अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग दैट विद 32 जीबी रैम, ओके, तो 32 जीबी रैम से रिप्लेस करने के बदले हम क्या करेंगे, हम 8 जीबी रैम के 4 लैपटॉप लेंगे, ओके, और चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ओके। लैपटॉप 1, लैपटॉप 2, लैपटॉप 3 और लैपटॉप 4, ओके। ये 4 लैपटॉप लेंगे और चारों लैपटॉप को हम लोग क्या कर देंगे, चारों लैपटॉप 8 जीबी का लेंगे, जिसमें 8 जीबी रैम हो, और टोटल जो है 8 इंटू 4 दैट इज 32 जीबी, टोटल 32 जीबी रैम यहाँ यहाँ हो जाएगा। और ये टोटल 32 जीबी रैम यहाँ पे हो जाएगा, और ये मेरे पूरे 2000 जीबी डेटा को, ओके, 1 आवर में प्रोसेस कर देगा, ओके, 1 आवर में प्रोसेस कर देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को देखो, 32 जीबी यहाँ भी हो रहा है जब हमने 4 लैपटॉप को पैरेलल में कनेक्ट किया, ओके। और 32 जीबी यहाँ भी हुआ जब मैंने उसी कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा के 32 जीबी कर दिया। सेम कंप्यूटर एक ही था, या लैपटॉप एक ही था, सेम लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन मैंने बढ़ा के 32 जीबी कर दिया। बट यहाँ पे मैंने 4 लैपटॉप को पैरेलल में जोड़ दिया, ओके। हियर 4 लैपटॉप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। हियर 4 laptops are connected in parallel.
यहाँ पे 4 लैपटॉप जो है वो क्या है, 4 लैपटॉप पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, 4 लैपटॉप क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और इस तरीके से जब हम अपने अपने कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ डेटा प्रोसेसिंग हो सकता है, इस तरीके से जब हम स्केलिंग करते हैं अपने कंप्यूट की, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, राइट। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं स्केलिंग आउट। स्केलिंग आउट। ओके, वर्टिकल स्केलिंग को हम बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, वर्टिकल स्केलिंग को हम बोलते हैं स्केलिंग अप, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को हम बोलते हैं स्केलिंग आउट। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा होगा। तो स्पार्क हमारा जो है, जो स्पार्क है, मैंने बोला कि इसके अंदर ड्राइवर नोड होते हैं और वर्कर नोड होते हैं। तो ड्राइवर नोड एक होता है और वर्कर नोड एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है जब सिंगल नोड क्लस्टर होता है, तो सेम नोड पे ड्राइवर नोड और वर्कर नोड दोनों होते हैं। सेम नोड को कंसीडर किया जाता है ड्राइवर नोड एज वेल एज वर्कर नोड। उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। बट जन आई मीन इन ऑल केसेस एक ड्राइवर नोड होता है और वन या फिर एक से ज्यादा वर्कर नोड्स होते हैं। बट जब सिंगल नोड क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर के बारे में हम बात करेंगे बाद में, जब सिंगल नोड क्लस्टर होते हैं तो उसमें सिंगल नोड मतलब एक ही नोड है, एक ही कंप्यूटर है, तो उसी पे ड्राइवर नोड भी होता है और उसी पे वर्कर नोड भी होता है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग किसको कहते हैं। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि स्पार्क इज बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल स्पार्क इज बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ओके, स्पार्क जो है हमारा वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे बेस्ड है। मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप या फिर बोलो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर बोलो, कंप्यूटर टर्म यूज करते हैं हम लोग, सेम कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। जब हमें डेटा को प्रोसेस करना होता है तो मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और पैरेलली वो मेरे डेटा को प्रोसेस कर देते हैं। ओके ओके, एक कॉन्सेप्ट मैं बताना भूल गया आपको, मिस कर गया। ये ये जो मेथड वन है जिसको हम कह रहे हैं वर्टिकल स्केलिंग, ये वर्टिकल स्केलिंग, राइट, मैंने डिस्कस किया। ये जो मेथड है जिसको हम कह रहे हैं वर्टिकल स्केलिंग। ओके, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो आप बोलोगे कि स्पार्क वर्टिकल स्केलिंग पे क्यों नहीं बेस्ड है, क्यों ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे बेस्ड है। तो वर्टिकल स्केलिंग जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो वर्टिकल स्केलिंग के साथ प्रॉब्लम ये आया कि जब वर्टिकली कंप्यूट स्केल हो रहा था, ओके, वर्टिकली कंप्यूट स्केल हो रहा था, तो एक तो उसमें हीटिंग प्रॉब्लम आ रही थी, और दूसरा उसका एक एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद, ओके, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगा। ओके, तो सबसे जो दो मेजर प्रॉब्लम जो वर्टिकल स्केलिंग के साथ है वो है हीटिंग प्रॉब्लम। ओके, हीटिंग प्रॉब्लम, और जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम है, ओके, वो है आफ्टर सर्टेन थ्रेशोल्ड द परफॉर्मेंस स्टार्टेड गोइंग डाउन। परफॉर्मेंस जो है वो डेटा को स्पीड में प्रोसेस करने की, ओके, वो परफॉर्मेंस एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद वो परफॉर्मेंस गिरने लगा। इसलिए इसलिए हमारा जो स्पार्क है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे बेस्ड है, जिसमें मल्टीपल नोड्स या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। जब डेटा प्रोसेस करना है तो उन सारे नोड्स पे, इन चार चार नोड्स या फिर बोलो चार कंप्यूटर या फिर बोलो चार लैपटॉप, सारे चीज सेम है। तो इन चारों लैपटॉप पे जो मेरा 2000 GB ऑफ डेटा होगा वो इन चारों लैपटॉप पे डिवाइड होगा चार पार्ट्स में। 500 GB इसमें आएगा प्रोसेस होने के लिए, 500 GB इसमें आएगा, 500 GB इसमें आएगा, और 500 GB इसमें आएगा प्रोसेस होने के लिए, और प्रोसेस होके मुझे जो है फाइनल रिजल्ट देगा। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा लेक्चर, और जैसे कि मैंने बोला कि अ, 3-4 वीडियो लगेंगे इस पूरे स्पार्क के आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट को समझाने में, बट एक बार आप समझ गए, ओके, तो फिर आई मीन शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे इंटरव्यू में मिस होगा। और जिस डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लोगे, शायद ही आपको कोई ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें इस डेप्थ में स्पार्क के आर्किटेक्चर के ऊपर बात की गई होगी।
ओके, हो सकता है होगा, मुझे नहीं मिला अभी तक, हो सकता है आपको मिल जाए, बट इस वीडियो में हम काफी डेप्थ में बात कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो हम जो है, हमने बात कर ली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, और हमने ये देख लिया कि स्पार्क जो है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे बेस्ड है। अब हम फिर से ऊपर चलते हैं, और हम ये बात कर रहे थे कि स्पार्क जो है, हम ये बात कर रहे थे कि स्पार्क के अंदर, ओके, स्पार्क आर्किटेक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे, और हम ये देख रहे थे कि स्पार्क के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ड्राइवर नोड, और दूसरा होता है वर्कर नोड। ड्राइवर नोड एक होते हैं हमेशा, मतलब ड्राइवर कंप्यूटर एक होता है, और वर्कर नोड एक या एक से ज्यादा हो सकता है। ओके, अगर स्पार्क के अंदर, ओके, एक टर्म में यूज करूंगा जिसको हम बोल रहे हैं क्लस्टर, और जब मैं क्लस्टर यूज करूं तो आप तुरंत समझ जाना कि मैं ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या फिर ग्रुप ऑफ नोड। मैंने बोला कि नोड जब मैं टर्म यूज करूँ इसका मतलब कंप्यूटर, और जब मैं क्लस्टर वर्ड यूज करूँ तो इसका मतलब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या फिर ग्रुप ऑफ नोड। ओके, तो ये क्या हो गया, ये जो वर्टिकल स्केलिंग हुआ यहाँ पे चार लैपटॉप को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, राइट। लैपटॉप को, चार कंप्यूटर्स को, फोर लैपटॉप्स और यू कैन से कंप्यूटर्स, चार कंप्यूटर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया एक दूसरे के साथ, ताकि मेरा डेटा जो है, डेटा की प्रोसेसिंग कम टाइम में हो सके। पहले 4 घंटा लग रहा था 2000 GB डेटा को प्रोसेस करने में, अब सिर्फ 1 आवर में वो डेटा प्रोसेस होगा। ओके, अब सिर्फ और सिर्फ 1 आवर में वो डेटा प्रोसेस होगा। अब सिर्फ 1 आवर में वो डेटा प्रोसेस होगा। तो इसको, यहाँ पे ये चार लैपटॉप और यू कैन चार कंप्यूटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो इसको बोलेंगे क्लस्टर। ओके, क्लस्टर, इसको हम बोलेंगे क्लस्टर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चार कंप्यूटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ओके, लैपटॉप बोल लो या फिर इसको बोल दो कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर वन, या फिर बोलो नोड वन। ओके, कुछ भी बोलो, नोड वन, इसको बोलो नोड वन। ओके, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कंप्यूटर टू, कंप्यूटर टू, थ्री, थ्री, और यहाँ मैं लिखता हूँ इसको फोर, यहाँ मैं लिखता हूँ फोर। ओके, तो क्लस्टर का मतलब मैंने बोला ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे चार कंप्यूटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ओके, चार कंप्यूटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलेंगे क्लस्टर। ओके, क्लस्टर। तो मैंने आपको बोला कि स्पार्क के अंदर एक ड्राइवर नोड होता है और एक या एक से ज्यादा वर्कर नोड होते हैं। ओके, और इसी चीज को मैं इस डायग्राम के अंदर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, आई थिंक मैंने एक चीज मिस कर दिया, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का डायग्राम दिखाना। मैं क्विकली जो है इस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के डायग्राम को दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में मैंने आपको बोला कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में मैंने आपको बोला कि सेम कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ देखो एक सर्वर है, जिसमें सर्वर मीन्स समझ जाओ कंप्यूटर। ओके, जिसपे 1 CPU, 8 GB रैम और 1 TB SSD इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब तीन कंप्यूटर को यहाँ पे एक के साथ एक पैरेलल में जोड़ दिया गया। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन कंप्यूटर्स को एक के साथ एक पैरेलल में जोड़ा गया है, और अब जो इसका नया कॉन्फ़िगरेशन बन गया वो हो गया 3 CPU, पहले 1 CPU था, 24 GB रैम पहले 8 GB रैम था, 3 TB SSD पहले 1 TB SSD था, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और जो भी मैंने डिस्कस किया, वो डिस्कशन, जो भी हमने डिस्कशन किया है उस डिस्कशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये भी लिख दिया है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को ही हम स्केलिंग आउट बोलते हैं, अक्का स्केलिंग आउट। ओके, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, अक्का स्केलिंग आउट। ओके, सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन को कंप्यूटर को, मल्टीपल सेम कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ओके, तो हम उसको बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ओके, अब जो है क्विकली हम इस स्पार्क के आर्किटेक्चर पे आते हैं, और मैंने बोला कि एक ड्राइवर नोड और एक या एक से ज्यादा वर्कर नोड। हाँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको देना था, और वो ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि एक ड्राइवर नोड
एंड एक या एक से ज्यादा वर्कर नोड। ओके, ओके, तो इस ग्रुप को, ड्राइवर नोड और वर्कर नोड नोड के ग्रुप को हम लोग बोल रहे हैं क्लस्टर, राइट? मैंने आपको बोला क्लस्टर मतलब मल्टीपल कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, तो इस ड्राइवर नोड, ड्राइवर कंप्यूटर और वर्कर कंप्यूटर, स्पार्क के अंदर ये दो तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं, तो ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस इन पूरे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को हम बोलेंगे क्लस्टर, राइट? इस पूरे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को हम बोलेंगे क्लस्टर, राइट? तो अगर मेरे पास सिंगल नोड क्लस्टर है, ओके, सिंगल नोड क्लस्टर, इट मींस सिंगल नोड क्लस्टर। जब मैं सिंगल नोड क्लस्टर की जब मैं बात करूं, ओके, अगर मेरे पास सिंगल नोड क्लस्टर, और जब मैं सिंगल नोड क्लस्टर की बात करूं, इसका मतलब है कि उस क्लस्टर में, ओके, उस क्लस्टर में सिर्फ एक नोड है या फिर एक कंप्यूटर है। ओके, तो आप बोलोगे कि अभी तो अरुण आपने बोला कि स्पार्क के अंदर हमेशा एक ड्राइवर नोड होते हैं और एक या एक से ज्यादा वर्कर नोड होते हैं, बट ये जो सिंगल नोड क्लस्टर है, ओके, ये जो सिंगल नोड क्लस्टर है, इस क्लस्टर के अंदर एक नोड होता है या फिर एक ही कंप्यूटर होता है, और इसमें इसमें जो है सेम नोड वर्क्स एज, ओके, सेम नोड या फिर कंप्यूटर वर्क्स एज ड्राइवर नोड एंड एज वेल एज वर्कर नोड। ओके, जो सिंगल नोड क्लस्टर मीन्स जिसमें एक ही नोड हो। ओके, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा एक ही एक एक जो नोड हो, एक जो कंप्यूटर होगा, वही एज ड्राइवर नोड भी वर्क करेगा और एज वर्कर नोड भी वर्क करेगा। ओके, अभी हम ड्राइवर नोड और वर्कर नोड के बारे में भी डिटेल में काफी बात करेंगे। अभी आप बने रहिएगा मेरे साथ। हो सके अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको आपके माइंड में पिक्चर जो है पूरा क्लियर होने लगेगा, सब दिखने लगेगा क्या हो रहा है। ओके, और दिखना, चीजों को समझने के लिए चीजों का दिखना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे सिंगल नोड क्लस्टर के लिए, सिंगल नोड क्लस्टर के बारे में। सिंगल नोड के क्लस्टर के अलावा एक एक होता है मल्टीपल नोड क्लस्टर, राइट? मल्टीपल नोड क्लस्टर मतलब जिस क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नोड्स हो। ओके, जैसा कि मैंने बोला कि वन ड्राइवर नोड प्लस फोर, सपोज डेट चार वर्कर नोड है, तो हम बोल रहे हैं फोर वर्कर नोड, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल नोड क्लस्टर। ओके, मल्टीपल नोड क्लस्टर, और इसको हम बोलेंगे सिंगल नोड क्लस्टर। मल्टीपल नोड क्लस्टर ये टर्म यूज करते हैं ना, जस्ट 1 मिनट, एक चैट जीपीटी कर लेता हूँ। मल्टीपल नोड क्लस्टर इन स्पार्क, राइट? मल्टीपल नोड या फिर बोलो मल्टी नोड क्लस्टर, मल्टी नोड क्लस्टर। ओके, यहाँ पे मैं टर्म यूज कर ले रहा हूँ मल्टी नोड क्लस्टर, मल्टीपल नहीं यूज करते। ओके, तो मल्टी नोड क्लस्टर जिसमें एक से ज्यादा नोड्स हो, तो इसमें मल्टी नोड क्लस्टर में क्या होगा, एक ड्राइवर नोड होगा, और सपोज डेट मैंने एग्जांपल लिया कि फोर वर्कर नोड है, फोर से ज्यादा भी हो सकते हैं, फोर से कम भी हो सकते हैं, जस्ट मैंने एग्जांपल लिया। और सिंगल नोड क्लस्टर में एक ही नोड होगा, एक ही कंप्यूटर होगा, और वही एज ड्राइवर नोड भी वर्क करेगा और वही एज वर्कर नोड भी वर्क करेगा। ओके, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो मैंने आपको बोला कि स्पार्क के अंदर ड्राइवर नोड होता है और वर्कर नोड होता है। क्विकली मैं अपने पीपीटी पे जाता हूँ, और पीपीटी में जाने के बाद, ओके, क्विकली मैं अपने पीपीटी पे जाता हूँ, और पीपीटी पे जाने के बाद, ओके, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ओके, एक है ड्राइवर नोड, ओके, और मैंने आपको बोला कि मल्टीपल वर्कर नोड्स। ओके, स्पार्क के अंदर मल्टीपल वर्कर नोड्स होते हैं। सपोज दैट मैं चार वर्कर नोड यहाँ पे ले रहा हूँ, वर्कर नोड, वर्कर नोड एंड वर्कर नोड। यहाँ पे मैंने लिया चार वर्कर नोड। ओके, वर्कर नोड 1 2 3 4। ओके, एक ड्राइवर नोड और एक ये चार वर्कर नोड। ओके, अब आप बोलोगे कि अरुण ये ड्राइवर नोड और एक वर्कर नोड क्या है? तो अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, तो जब मैं ड्राइवर नोड, ओके, ड्राइवर नोड इस पूरे स्पार्क के आर्किटेक्चर का ब्रेन है। ओके, इस पूरे स्पार्क के आर्किटेक्चर का ब्रेन है, और ये जो वर्कर नोड्स हैं, ये पूरा इस पूरे स्पार्क आर्किटेक्चर का, ओके, मसल है। ओके, मसल है, मसल, मसल्स, बॉडी, ओके, जिससे हम काम करते हैं। तो ये ब्रेन ब्रेन है। इसका मतलब है कि ड्राइवर नोड जो वो चीज है जो इंस्ट्रक्शन देगा
इस मसल्स को कि ये काम करो, राइट। हमें कुछ करना होता है अपने हाथ से पैर से, दिमाग से सिग्नल आता है, राइट, कि हाँ ये करना है, ये सामान उठाना है, ये काम करना है, राइट। पैर को सिग्नल जाता है यहाँ चलना है, चलो, राइट। उसी तरीके से ये ड्राइवर नोड, इस पूरे स्पार्क का ड्राइवर नोड के अंदर ये दो मेजर मेन कंपोनेंट है, ड्राइवर नोड एंड वर्कर नोड। ड्राइवर नोड स्पार्क का ब्रेन है और वर्कर नोड स्पार्क का मसल है। ओके, या फिर अगर आप एक दूसरे वर्ड में कहो तो ड्राइवर नोड में स्पार्क का और वर्कर नोड स्पार्क का स्लेव है। ओके, स्लेव है, नौकर है इसका, राइट, दास है, राइट। ड्राइवर नोड मास्टर है और वर्कर नोड स्लेव है। ड्राइवर नोड ये ड्राइवर नोड इंस्ट्रक्शन देगा और ये वर्कर नोड्स काम करेंगे। ये मास्टर इंस्ट्रक्शन देगा और ये स्लेव्स काम करेंगे। और इसलिए इसलिए इस आर्किटेक्चर को, ड्राइवर नोड वर्कर नोड के आर्किटेक्चर को हम लोग कहते हैं, हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं इस स्पार्क आर्किटेक्चर के लिए, जिसको हम कहते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। ओके, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा होगा, राइट। इसको हम कहते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। ओके, इसको हम कहते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। तो ये ड्राइवर नोड है और मल्टीपल वर्कर नोड्स हैं। जब भी कोई डेटा प्रोसेस होने के लिए या फिर कोई टास्क स्पार्क के अंदर सबमिट होता है, ओके, तो ये ड्राइवर नोड के पास सारा कोड जाता है, जो भी हम कोड लिखते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए स्पार्क के अंदर, ओके, वो सारा कोड ड्राइवर नोड पे जाता है और ड्राइवर नोड के थ्रू ये सारे के सारे वर्कर नोड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है डेटा प्रोसेस होने के लिए। ओके, और डेटा प्रोसेस होके जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तब जो है फाइनल रिजल्ट जो है मुझे ड्राइवर नोड को मिलता है। ओके, और ये जो है फाइनली आउटपुट जो है, जो भी ड्राइवर नोड को आउटपुट आया वो आउटपुट जो है यूजर को मिल जाता है। ओके, ये एक ऊपर ऊपर मैंने आपको बताया कि स्पार्क आर्किटेक्चर क्या होता है। ओके, तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजें, ड्राइवर नोड और मल्टीपल वर्कर नोड्स। इसको हम मास्टर स्लेव भी बोलते हैं। ड्राइवर नोड वर्क्स एज मास्टर एंड वर्कर नोड वर्क्स एज स्लेव। ओके, एक्चुअल में काम ये वर्कर नोड्स करते हैं और काम करने के इंस्ट्रक्शन ड्राइवर नोड देता है और एक्चुअल में काम जो है वर्कर नोड्स करते हैं। और काम करने के बाद ये वर्कर नोड्स ड्राइवर नोड को आउटपुट दे देते हैं और जो है जो फाइनल आउटपुट है वो यूजर को रिटर्न हो जाता है। ओके, हम जो है अभी ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम जो है फिर से इसको देखेंगे इस डायग्राम की हेल्प से, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा हुआ है। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्विकली, और इसको मैं इरेज करता हूँ क्विकली। हम पूरा पूरा इन डेप्थ स्पार्क आर्किटेक्चर पे बात कर रहे हैं, इन डेप्थ। ओके, धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे और आपको आपके एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे कि स्पार्क आर्किटेक्चर है आखिरकार है क्या। ओके, बहुत ही रेयर होगा कि आपको इतना इन डेप्थ वीडियो स्पार्क के आर्किटेक्चर से रिलेटेड कहीं मिले यूट्यूब पे। ओके, ये डायग्राम आप देखोगे बहुत जगह, पर जो चीज जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ दूंगा आपको, मैं दे रहा हूँ और मैं दूंगा आपको, ओके, वो बहुत रेयर होगा। ओके ओके, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये स्पार्क के डॉक्यूमेंटेशन में, स्पार्क का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस डॉक्यूमेंटेशन में स्पार्क आर्किटेक्चर दिया हुआ है। ओके, और जब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है आपको ये है ड्राइवर नोड। ओके, ड्राइवर नोड, और यहाँ पे जो है ये है वर्कर नोड, राइट। यहाँ लिखा हुआ है बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये वर्कर नोड। ये वर्कर नोड 1 है, ये वर्कर नोड 2 है। यहाँ पे इस डायग्राम में दो वर्कर नोड्स दिए गए हैं। ओके, दो वर्कर नोड्स दिए गए हैं। ओके, अगर आप ये तो वर्कर नोड को मैंने यहाँ लिख दिया, ड्राइवर नोड और वर्कर नोड मैंने आपको समझा दिया। ड्राइवर नोड मास्टर है, ओके, और वर्कर नोड स्लेव्स है, राइट। ड्राइवर नोड क्या है, मास्टर है, मैंने ये आपको ऑलरेडी समझा दिया। ब्रेन है जो इंस्ट्रक्शन देता है वर्कर्स को काम करने के लिए, राइट, जो स्लेव्स को इंस्ट्रक्शन देता है काम करने के लिए। ये क्या है, ये है मेरा स्लेव, ये है मेरा, ये वर्कर नोड क्या है, ये वर्कर नोड है मेरा स्लेव, राइट। ये वर्कर नोड्स क्या है, ये वर्कर नोड्स है स्लेव। तो ड्राइवर नोड के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहली जो चीज है वो है ड्राइवर प्रोग्राम। ओके, सबसे पहली जो चीज है ड्राइवर प्रोग्राम।
और वर्कर नोड के अंदर अगर आप देखोगे तो जो चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज है वो है एग्जीक्यूटर। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ड्राइवर प्रोग्राम और ये एग्जीक्यूटर क्या है। ओके, ड्राइवर प्रोग्राम या फिर इसको हम बोल सकते हैं ड्राइवर प्रोसेस, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, ड्राइवर प्रोग्राम या फिर ड्राइवर प्रोसेस, और यहाँ पे एग्जीक्यूटर या फिर एग्जीक्यूटर प्रोसेस। ओके, एग्जीक्यूटर या फिर एग्जीक्यूटर, सॉरी, एग्जीक्यूटर या फिर एग्जीक्यूटर प्रोसेस। ओके, एग्जीक्यूटर प्रोसेस। ओके, एग्जीक्यूटर बोल सकते हैं सिर्फ, या फिर हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटर प्रोसेस। तो ड्राइवर प्रोग्राम या फिर ड्राइवर प्रोसेस या फिर एग्जीक्यूटर या फिर एग्जीक्यूटर प्रोसेस। ओके, तो ड्राइवर प्रोग्राम ड्राइवर नोड पे होता है और एग्जीक्यूटर या फिर एग्जीक्यूटर प्रोसेस, ओके, वो किस पे होता है? एग्जीक्यूटर हमेशा वर्कर नोड पे होता है। ओके, हमेशा किस पे होता है? हमेशा वर्कर नोड पे होता है। तो जब एक यूजर, ओके, जब एक यूजर, जैसे मैं एक यूजर हूं, मैं स्पार्क के ऊपर कोड लिख रहा हूं, स्पार्क, आई मीन सपोज दैट मैं डेटाब्रिक्स के ऊपर कोड लिख रहा हूं। ओके, डेटाब्रिक्स के ऊपर कोड लिख रहा हूं, और जब मैंने उसको सबमिट किया, ओके, तो वो जो मेरा कोड है वो कहलाएगा ड्राइवर प्रोग्राम, वो मेरा मेन प्रोग्राम है। ओके, जब मैंने सबमिट किया तो वो जो मैंने कोड सबमिट किया वो कहलाएगा मेरा ड्राइवर प्रोग्राम। ओके, ये ड्राइवर प्रोग्राम जो है मेरा मेन प्रोग्राम है। ओके, ये ड्राइवर प्रोग्राम जो है मेरा मेन प्रोग्राम है। ओके, ये ड्राइवर प्रोग्राम मेरा मेन प्रोग्राम है, जो कोड मैंने लिखकर डेटाबेस के ऊपर सबमिट किया है। ओके, सबमिट किया है, जिस कोड के थ्रू मैं अपने डेटा को प्रोसेस करना चाहता हूं, ओके, वो है ड्राइवर प्रोग्राम। ओके, ड्राइवर प्रोग्राम। ओके, इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं अभी। ओके, इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा अभी सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके एक ओवरव्यू आर्किटेक्चर को एक बार फिर से समझते हैं, और उसके बाद हम इस डिस्कशन में जाएंगे। ओके, जैसा कि मैंने बोला कि ये मेरा ड्राइवर नोड है और ये मेरा वर्कर नोड है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ओके, इस डायग्राम को ध्यान से अगर आप देखोगे, तो जब भी कोई यूजर, ओके, कोई कोड सबमिट करता है स्पार्क के अंदर उस डेटाब्रिक्स नोटबुक में, जब भी कोई यूजर कोड को सबमिट करता है डेटाब्रिक्स नोटबुक में, ओके, तो क्या होता है? नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं। पहले एक एक टर्म को समझते हैं और उसके बाद पूरे प्रोसेस को समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, ओके, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ओके, तो ड्राइवर प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा कि यूजर जो प्रोग्राम सबमिट करता है उसको हम कहते हैं, मतलब हम जो कोड लिख करके डेटाब्रिक्स सेल में सबमिट करेंगे, रन करेंगे, तो उसको हम कहेंगे वो मेरा क्या है? मेन प्रोग्राम। उसको हम कहेंगे हम ड्राइवर प्रोग्राम। ओके, तो जब कोई प्रोग्राम, कोई यूजर प्रोग्राम को सबमिट करता है, उसके बाद क्या होता है? ये जो मेरा ड्राइवर नोड है, ओके, ये जो मेरा ड्राइवर नोड है वो कांटेक्ट करता है क्लस्टर मैनेजर के साथ। ओके, ये क्लस्टर मैनेजर के साथ। ओके, और ये क्लस्टर मैनेजर के साथ इसलिए कांटेक्ट करता है ताकि ये पता कर सके, ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर सकते हैं स्पार्क क्लस्टर के ऊपर, राइट? सपोज दैट आपके अलावा और 10 यूजर उस क्लस्टर को यूज कर रहे हैं, ओके, उस क्लस्टर पे वर्क कर रहे हैं, ओके, और आप जो है 11th 11वां पर्सन है, 11th पर्सन है जो उस स्पार्क क्लस्टर को यूज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, राइट? कोड लिखने के लिए, कोड रन करने के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए। तो जब आप जो है इसके ऊपर कोड लिख करके सबमिट करोगे, तो ड्राइवर नोड जो है वो कांटेक्ट करेगा क्लस्टर मैनेजर के साथ, और ये क्लस्टर मैनेजर चेक करेगा कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, ये वर्कर नोड्स क्या है? रिसोर्सेज, राइट? इसके अंदर सीपीयू है, रैम है, राइट? तो क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो इस ये जो ड्राइवर प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए, उसके पास जो डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए उसको कितनी रिसोर्सेज की जरूरत है, ये क्लस्टर मैनेजर चेक करेगा इन वर्कर नोड्स पे जाके, और ये इंफॉर्मेशन ये ड्राइवर प्रोग्राम को पास कर देगा। ओके, ये इंफॉर्मेशन ये ड्राइवर प्रोग्राम को पास कर देगा। मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, और आप इसको देखिएगा ध्यान से। जब एक यूजर
अपने प्रोग्राम को सबमिट किया, ओके, ड्राइवर नोड पे, ओके, तो फिर ये ड्राइवर नोड इस क्लस्टर मैनेजर के साथ कांटेक्ट करेगा। ये क्लस्टर मैनेजर ये चेक करता है कि ये वर्कर नोड्स पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये क्यों चेक करता है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? ये इसलिए चेक करता है क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल यूजर्स और काम कर रहे होंगे, राइट, सेम डेटाबेस क्लस्टर पे, तो वो भी कुछ ना कुछ इन वर्कर नोड्स के रिसोर्सेज को यूज कर रहे होंगे, ओके। तो ये चेक करता है कि कितने रिसोर्सेज इन वर्कर नोड्स पे अवेलेबल हैं, और अवेलेबिलिटी चेक करके, ओके, ये जाता है, ये चेक करता है जितने भी वर्कर नोड्स हैं कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अवेलेबिलिटी चेक करके ये इन्फॉर्मेशन लेके आता है, और ये इन्फॉर्मेशन ये ड्राइवर नोड को पास कर देता है। इंफॉर्मेशन जैसे ही ड्राइवर नोड के पास पास होता है कि इतने जीबी रैम अवेलेबल है, इतना सीपीयू अवेलेबल है, फिर ये क्या करता है, ये ड्राइवर नोड अपने कोड और डेटा को इन वर्कर नोड्स पे भेजता है, ओके। कोड और डेटा, ये ड्राइवर प्रोग्राम जो है, ये ड्राइवर नोड जो है, दो चीजों को वर्कर नोड्स पे भेजता है। एक एक भेजता है कोड, ओके, जिस कोड के थ्रू मुझे डेटा को प्रोसेस करना है, और डेटा फाइल्स, जिस डेटा को मुझे प्रोसेस करना है। इन दोनों चीजों को राइट, इन दोनों चीजों को, कोड एंड डेटा फाइल्स, दोनों चीजों को ये वर्कर नोड पे भेजता है, दोनों वर्कर नोड पे, ओके। दोनों चीजें इन वर्कर नोड्स पे जाती हैं, कोड एज वेल एज डेटा फाइल्स, ओके। यहाँ पे उस डेटा की प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे उस डेटा की प्रोसेसिंग होती है, और डेटा की प्रोसेसिंग होने के बाद वो डेटा वापस से ड्राइवर नोड पे रिटर्न मिलता है। जो वर्कर नोड ने जो फाइनल रिजल्ट दिया, वो डेटा वापस से इस ड्राइवर नोड पे आया, और जो है, जो भी फाइनल रिजल्ट आया वो यूजर को एज आउटपुट मिल जाता है, ओके। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, और इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से पिक करता हूँ कि ड्राइवर नोड है, वर्कर नोड्स हैं, यूजर ने प्रोग्राम सबमिट किया, ओके। इस ड्राइवर नोड ने क्लस्टर मैनेजर के साथ कनेक्शन बनाया, और ये जाना कि मेरे वर्कर नोड्स के कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ओके। वर्कर नोड्स पे कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, ओके, रिसोर्स अवेलेबल, कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं। एक बार जब इन वर्कर नोड्स पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ये क्लस्टर मैनेजर जान गया, तो ये उस इंफॉर्मेशन को वापस लेके आएगा, और ये पास कर देगा ड्राइवर नोड के पास। इस ड्राइवर नोड के पास इंफॉर्मेशन आ चुका है अब कि वर्कर नोड पे कितने 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 क्या कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, राइट, कितना फ्री है, ओके। अब ये ड्राइवर नोड डेटा और कोड, ओके, डेटा फाइल्स एंड कोड, दोनों को ये भेजेगा वर्कर नोड पे, ओके, दोनों को ये भेजेगा वर्कर नोड पे, और वर्कर नोड पे भेजने के बाद वो फिर से डेटा की प्रोसेसिंग करेगा इस वर्कर नोड पे, और फिर इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा वापस ड्राइवर नोड पे, ओके। और जो भी फाइनल आउटपुट आया इस ड्राइवर नोड पे, वो एज आउटपुट यूजर को मिल जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा होगा, जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये पूरा कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे इसी के ऊपर हम पूरे के पूरे स्पार्क का जो भी आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करेंगे, ओके। तो आपको इस डायग्राम में कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और लंबा होना लाजमी भी है, क्योंकि हम काफी डेप्थ में बात कर रहे हैं, राइट। इस पूरे डायग्राम में वर्कर नोड आपको समझ में आ गया कि वर्कर नोड क्या होता है, राइट। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि वर्कर नोड 1 है, ये वर्कर नोड 2 है, ओके, ये वर्कर नोड 2 है, वर्कर नोड 1 है, ये वर्कर नोड 2 है, और ये है मेरा ड्राइवर नोड, ओके। ड्राइवर नोड के अंदर ड्राइवर प्रोग्राम होता है, और वर्कर नोड के अंदर एग्जीक्यूटर होते हैं। तो ड्राइवर नोड, वर्कर नोड तो आपको समझ में आ गया, ये ब्रेन है, ये मसल्स है, ये मास्टर है, ये स्लेव है। ड्राइवर प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो हम लिखते हैं डेटाबेस नोटबुक के ऊपर, और सबमिट करते हैं। सबमिट मींस जब रन क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम सबमिट हो गया। तो वो जो मेरा मेन प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है मेरा ड्राइवर प्रोग्राम, ओके। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ये हो गया आपका ड्राइवर प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, ओके। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट वो चीज है स्पार्क के अंदर जो मेरे ड्राइवर प्रोग्राम को स्पार्क के साथ कनेक्ट करता है, ओके। मैं फिर से आपको ये स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। ड्राइवर स्पार्क कंटेक्स्ट
स्पार्क का वो चीज है जो मेरे ड्राइवर प्रोग्राम को, ये जो ड्राइवर प्रोग्राम है उसको स्पार्क के साथ कनेक्ट करता है। ओके, ये एंट्री पॉइंट है स्पार्क का। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ स्पार्क। ओके, एंट्री पॉइंट ऑफ स्पार्क, ये स्पार्क का एंट्री पॉइंट है। ओके, ये स्पार्क का एंट्री पॉइंट है। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद, इसके ऊपर हम फिर से आएंगे। अभी हम देखते हैं इस क्लस्टर मैनेजर को। ये क्लस्टर मैनेजर, ओके, स्पार्क का वो पार्ट है जो मेरे वर्कर नोड्स पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कितने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो इंफॉर्मेशन वर्कर नोड से लाकर ये ड्राइवर नोड को पास कर देता है। ओके, वर्कर नोड से इंफॉर्मेशन आएंगी और आने के बाद ये इंफॉर्मेशन मेरे ड्राइवर नोड के पास पास हो जाएंगे, और पास होने के बाद ये ड्राइवर नोड डेटा और कोड को वर्कर नोड पे भेजेगा डेटा को प्रोसेस होने के लिए। ओके, और फिर जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो यूजर को पास, ड्राइवर नोड को वापस भेजेगा वर्कर नोड, और फिर वो फाइनल रिजल्ट यूजर को पास हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो क्लस्टर मैनेजर स्पार्क का वो चीज है जो मेरे वर्कर नोड के रिसोर्स अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन को, रिसोर्स अवेलेबिलिटी को चेक करते रहता है कि कितना रिसोर्स अवेलेबल है, और ड्राइवर नोड को वो पास करते रहता है। ओके, अब हम बात करते हैं इस कैचे की, एग्जीक्यूटर की बात करते हैं। ओके, नहीं, पहले कैचे की बात करते हैं। ओके, ये कैचे क्या है स्पार्क के अंदर? ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैचे, जो कि एग्जीक्यूटर के अंदर होता है। ओके, जो कि एग्जीक्यूटर के अंदर होता है। ये कैचे बेसिकली करता क्या है? ये कैचे इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के यूज में आता है। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कैचे एक टेम्पररी मेमोरी है जो कि स्पार्क के अंदर अगर कोई डेटा फ्रेम या आरडीडी बार बार यूज हो रहा है तो उस आरडीडी या डेटा फ्रेम को दोबारा कैलकुलेट करने के बजाय वो क्या करेगा, उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कर लेगा कैचे में, और आपका आपका जो कैलकुलेशन है जो बार बार कैलकुलेट हो रहा था उस इंटरमीडिएट रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, वो अब क्या हो गया, कैच में स्टोर हो गया। और अब जो है स्पार्क को उस इंटरमीडिएट रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो डायरेक्ट कैच में हिट करेगा और वो डेटा पुल करके अपना यूज कर लेगा। ओके, रेदर देन डूइंग द होल कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब बारी आती है इस टास्क की। ये टास्क क्या है? ओके, तो स्पार्क के अंदर जब भी हम किसी, स्पार्क के अंदर पूरा का पूरा जो काम है, ओके, स्पार्क के अंदर जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो 3 स्टेज में डिवाइड होती है, स्टेज जॉब स्टेज एंड टास्क। ओके, जॉब स्टेज एंड टास्क, और ये जो टास्क आपको दिख रहा है, ओके, ये यही वाला टास्क है। जॉब इस हायरार्की में, ओके, जॉब इस हायरार्की में जॉब इस हायरार्की में सबसे ऊपर है। आई मीन जॉब, जब भी हम कुछ कोड सबमिट करते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए, सबसे पहले जॉब बनते हैं, और जॉब के अंदर स्टेज बनते हैं, और स्टेज के अंदर टास्क बनते हैं। ओके, जॉब बनते हैं, जॉब के अंदर स्टेज बनते हैं, और स्टेज के अंदर टास्क बनते हैं। ओके, टास्क सबसे लोएस्ट यूनिट है वर्क का। ओके, स्पार्क के अंदर जॉब सबसे बड़ा यूनिट है वर्क का। मतलब कोई भी हम कोड सबमिट किए, ओके, तो जॉब क्रिएट होगा सबसे पहले। वो जॉब मल्टीपल स्टेजेस में ब्रेक होंगे, और वो मल्टीपल स्टेज मल्टीपल टास्क में ब्रेक होंगे। ओके, इसके बारे में हम काफी डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। बस आप ये समझ जाओ कि जो लोएस्ट यूनिट ऑफ वर्क है स्पार्क के अंदर, जिसको हम टास्क कह रहे हैं, यही टास्क मेरे एग्जीक्यूटर पे जाके एग्जीक्यूट होता है। ओके, यही टास्क एग्जीक्यूटर पे एग्जीक्यूट होता है। ओके, यही टास्क, ये सारे टास्क जो है एक एग्जीक्यूटर पे मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करते हैं, और यही टास्क जो है यहाँ पे इस डायग्राम में दिया हुआ है। कैचे एक टेम्पररी मेमोरी है जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है स्पार्क के अंदर। टास्क, जो स्पार्क में जो भी वर्क होता है, आई मीन डेटा प्रोसेसिंग का, वो मल्टीपल, पहले जॉब में ब्रेक, जो भी वर्क होता है उसका जॉब क्रिएट होता है, जॉब मल्टीपल स्टेजेस में टूटते हैं, और मल्टीपल स्टेज मल्टीपल टास्क में ब्रेक हो जाते हैं। जो टास्क होता है वो स्पार्क का सबसे स्मॉलेस्ट वर्क यूनिट होता है। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा होगा। तो इस डायग्राम में लगभग जो भी चीज था, ओके, इस डायग्राम में लगभग जो भी चीज यहाँ पे आपको दिख रहा था, ये सारी चीजें, इस डायग्राम में जो भी चीज आपको दिख रहा था,
ओके, जो भी चीजें लिखी हुई थी ये सारी चीजें लगभग मैंने आपको समझा दी हैं। ओके, मैं मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, और ड्राइवर नोड को ही मास्टर बोलते हैं और वर्कर नोड को ही स्लेव बोलते हैं। और स्पार्क में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली चीज है ड्राइवर प्रोसेस और दूसरा है सेट ऑफ एग्जीक्यूटर प्रोसेस। ओके, ये है मेरा ड्राइवर प्रोसेस और ये है मेरा एग्जीक्यूटर प्रोसेस। ये जो है ये एग्जीक्यूटर प्रोसेस है। इस एग्जीक्यूटर के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, ये क्या है मेरा, ये एग्जीक्यूटर प्रोसेस है। ओके, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं और इस ड्राइवर प्रोसेस और इस एग्जीक्यूटर प्रोसेस के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, कि ये ड्राइवर प्रोसेस और इस एग्जीक्यूटर प्रोसेस का बेसिकली वर्क क्या है। ये क्या है, ये मेरा ड्राइवर प्रोसेस है, ड्राइवर प्रोग्राम या फिर ड्राइवर प्रोसेस, मैंने शुरू में ही आपको बताया। ये बेसिकली मेरा एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर प्रोसेस है। ओके, एग्जीक्यूटर बोलो या फिर एग्जीक्यूटर प्रोसेस बोलो। तो बेसिकली ड्राइवर प्रोग्राम या फिर ड्राइवर प्रोसेस, एग्जीक्यूटर या फिर एग्जीक्यूटर प्रोसेस का काम क्या है, आपको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है। ओके, और ये सारी चीजें जो मैंने अपने डेक पे रखी, पीपीटी पे रखी, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपके इंटरव्यू क्रैक करने में, या फिर अगर आप इस इंटरव्यू में जा रहे हो, आप रिवाइज करना चाहते हो, क्विकली इन पीपीटी डेक से रिवाइज कर सकते हो। ये सारे पीपीटी वगैरह सब जो है मैं अपने गिटहब रेपो पे डालूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको गिटहब रेपो का लिंक मिलेगा। और टेलीग्राम पे भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा, फॉरम डी के टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप चैनल्स पे भी डालूंगा। तो आप वहाँ से इन सारे ये सारे जो कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप बहुत ही ईजिली उन सब जगह से अपने पास आ, अपने पास आप रख सकते हैं, और आप जो है अपनी इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से इन सब डेक्स की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा था ड्राइवर प्रोसेस और एग्जीक्यूटर प्रोसेस। तो बेसिकली ड्राइवर प्रोसेस रन्स योर मेन फंक्शन। ड्राइवर प्रोसेस मेरे मेन फंक्शन को रन करता है। मेन फंक्शन मतलब जो कोड मैंने लिखा हुआ है डेटाबेस नोटबुक के ऊपर। ओके, सिट्स ऑन ए नोड इन द क्लस्टर, एक क्लस्टर के एक नोड पे सिट करता है, और वो नोड है, कौन सा नोड है, वो नोड है ड्राइवर नोड। ओके, ड्राइवर नोड। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ड्राइवर नोड और ड्राइवर प्रोसेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं फिर आपको ये क्लियरिटी दे दे रहा हूँ। ड्राइवर नोड ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। ओके, और ये सारा कंफ्यूजन जो है मैं क्लियर कर रहा हूँ आपका। ड्राइवर नोड, ओके, ड्राइवर नोड और ड्राइवर प्रोसेस या फिर ड्राइवर प्रोग्राम दोनों अलग चीजें। नोड मतलब ये फिजिकल मशीन, फिजिकल कंप्यूटर, और प्रोग्राम या प्रोसेस मतलब ड्राइवर प्रोग्राम या फिर ड्राइवर प्रोसेस मतलब वो कोड जो मैंने लिखा है डेटा प्रोसेस करने के लिए। ओके, तो जब मैं बोल रहा हूँ ड्राइवर प्रोसेस, तो ये बोल रहा हूँ कि ये मेन फंक्शन है और सिट्स ऑन नोड इन द क्लस्टर, एक एक क्लस्टर के नोड पे सिट करता है, और वो नोड कौन सा है, ड्राइवर नोड। ओके, और ये इन तीन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्री थिंग्स। ओके, मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पार्क एप्लीकेशन, जो भी हमने स्पार्क एप्लीकेशन सबमिट किया है उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, उन सारे इंफॉर्मेशन को ये ड्राइवर नोड मेंटेन करता है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि ये ड्राइवर प्रोसेस मेंटेन करता है। ओके, रिस्पॉन्डिंग टू यूजर्स प्रोग्राम और इनपुट, यूजर अगर कुछ इनपुट दे रहा है, अगर हमने कुछ कोड लिखा है उसमें यूजर का इनपुट चाहिए, ओके, यूजर इनपुट दे रहा है, तो उसको रिस्पॉन्ड करना भी ड्राइवर प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनालाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, शेड्यूलिंग वर्क अक्रॉस एग्जीक्यूटर, एनालाइज करना, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना सारे वर्कर नोड पे, ओके, और शेड्यूल करना, ये सारा का सारा काम एग्जीक्यूटर, ये सारा का सारा काम किसका है, ड्राइवर प्रोसेस का। ओके, सारा का सारा काम किसका है, ड्राइवर प्रोसेस का। अब हम इस ड्राइवर प्रोसेस को हम लोग स्पार्क का हार्ट भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ स्पार्क एप्लीकेशन, क्योंकि ये मास्टर है, राइट, इसके पास सारा मेन इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें ये कंट्रोल करता है। ओके, इसलिए इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ स्पार्क एप्लीकेशन। ओके, अब हम आते हैं एग्जीक्यूटर प्रोसेस पे। ओके, एक एग्जीक्यूटर के अंदर, सॉरी, एक यहाँ यहाँ वर्कर नोड है, राइट, वर्कर नोड के अंदर यहाँ पे एक एग्जीक्यूटर दिखाया गया है, राइट, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटर दिखाया गया है। एक वर्कर नोड के अंदर मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स हो सकते हैं। ओके, एग्जीक्यूटर के अंदर, एग्जीक्यूटर के बारे में मैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियोस में बात करूंगा, बट अभी आप इतना समझो कि यहाँ पे एक ही एग्जीक्यूटर दिखा रहा है, बट एक वर्कर नोड के अंदर
मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स हो सकते हैं। ओके, और एग्जीक्यूटर्स करते क्या है? ओके, एग्जीक्यूटर्स एक्चुअली में डेटा को प्रोसेस करते हैं। ओके, एग्जीक्यूटर्स एक्चुअली में डेटा को प्रोसेस करते हैं। जो टास्क असाइन होता है, ये ड्राइवर नोड जो वर्कर नोड को ये टास्क भेजता है, ओके, इन वर्कर नोड्स के अंदर बेसिकली ये एग्जीक्यूटर्स होते हैं। और एक वर्कर नोड के अंदर मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटर दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। इस वर्कर नोड का ये एग्जीक्यूटर, इस वर्कर नोड का एक एग्जीक्यूटर, बट फॉर योर क्लैरिटी एक वर्कर नोड के अंदर मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स हो सकते हैं। ओके, एग्जीक्यूटर के ऊपर हम अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और ठीक है, तो इस एग्जीक्यूटर में ये जो एग्जीक्यूटर आपको दिख रहा है, ओके, ये एग्जीक्यूटर का असली काम है डेटा को प्रोसेस करना। ये जो एग्जीक्यूटर्स है, जो मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स होते हैं वर्कर नोड्स के अंदर, ओके, उन एग्जीक्यूटर का काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। तो बेसिकली एग्जीक्यूटर का दो काम है। एग्जीक्यूटिंग कोड असाइन टू इट बाय द ड्राइवर, ड्राइवर ने जो कोड उसको असाइन किया एग्जीक्यूटर को, उस कोड की हेल्प से आपके डेटा को प्रोसेस कर देना। ओके, ये एक काम हुआ। और दूसरा काम है रिपोर्टिंग द स्टेट ऑफ द कंप्यूटेशन ऑन द एग्जीक्यूटर बैक टू द ड्राइवर नोड। ओके, जो भी प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल रिजल्ट है, वो ड्राइवर नोड को वापस भेज देना। ये दो काम एग्जीक्यूटर का है। ओके, एक तो डेटा को प्रोसेस करना इन एग्जीक्यूटर्स का काम है, और डेटा प्रोसेस होने के बाद जो भी फाइनल रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो है इस ड्राइवर प्रोग्राम पे वापस भेज देना। ये दो काम, ओके, ये दो काम किसका है? ये दो काम है मेरे एग्जीक्यूटर का। ओके, तो आई होप कि आपको जो है एग्जीक्यूटर क्या करता है उस उसकी क्लैरिटी मिल गई है। ओके, तो बेसिकली ड्राइवर एग्जीक्यूटर बेसिकली ये दो काम करता है, कोड को एग्जीक्यूट करना और रिटर्न को रिजल्ट करना, और ड्राइवर प्रोसेस ये तीन काम करता है। स्पार्क एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन मेंटेन रखना, यूजर इनपुट को रिस्पॉन्ड करना, और तीसरा एनालाइज करना कि कितना बड़ा वर्कलोड है, क्या क्या रिसोर्सेज खाली हैं उसको एनालाइज करना, क्या क्या रिसोर्सेज वर्कर नोड के खाली हैं, जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना सारे वर्कर नोड पे, ताकि आपका जो टास्क है पैरेलली सारे नोड्स पे कंप्यूट हो। और शेड्यूल करना, जैसे मल्टीपल टास्क रन हो रहे हैं, जैसे ही अब और टास्क लाइन अप हैं, ओके, जैसे ही एक एक टास्क, जैसे ही एक एग्जीक्यूटर खाली हो, तुरंत दूसरा टास्क यहाँ से वर्कर नोड पे, दूसरा टास्क वर्कर नोड पे ट्रिगर हो जाए। तो ये सारी तरीके की शेड्यूलिंग ये जो है ये ड्राइवर प्रोसेस करता है। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मैंने कुछ जो भी मैंने की टर्म्स इस डायग्राम में डिस्कस किए, ओके, जो भी मैंने की टर्म्स मैंने इस डायग्राम में डिस्कस किए, सारे के सारे की टर्म्स के लिए मैंने एक 2 पेजर पीपीटी बनाया हुआ है। और मैं क्विकली इस 2 पेजर पीपीटी पे चलता हूं, और उसके बाद जो है हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे और अपने नेक्स्ट स्पार्क आर्किटेक्चर के वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम इस स्पार्क आर्किटेक्चर पे 3-4 वीडियो मैं लाऊंगा, और काफी डेप्थ में हम बात करेंगे स्पार्क के आर्किटेक्चर के बारे में। तो आप इस पूरे वीडियो, जो भी मैं 3-4 वीडियो लाऊंगा, उस पूरे वीडियो को जरूर देखना अगर आपको स्पार्क आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए तो। ड्राइवर प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, राइट, ये वो प्रोग्राम है जो हम और आप लिखते हैं। तो द ड्राइवर प्रोग्राम इज द मेन एंट्री पॉइंट ऑफ स्पार्क एप्लीकेशन। इट कंटेन्स कोड यू राइट, राइट, यहाँ मैंने लिखा इट कंटेन्स द कोड यू राइट। जो भी आप कोड लिखते हो इस ड्राइवर प्रोग्राम के अंदर होता है। ओके, कैचे, कैचे इज ए काइंड ऑफ टेम्पररी मेमोरी यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट डेटा इन एग्जीक्यूटर मेमोरी। जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको स्टोर करना है मुझे एग्जीक्यूटर की मेमोरी में। ओके, तो तो उसके लिए कैचे है। ओके, सो दैट इट कैन बी क्विकली रीयूज, ताकि अगर रीयूज करना हो तो क्विकली हम उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को यूज कर सके, ताकि रिकम्प्यूटेशन उस इंटरमीडिएट तक रिजल्ट तक पहुंचने का हमारा रिकम्प्यूटेशन टाइम जो है वो सेव हो जाए। रिकम्प्यूटेशन टाइम प्लस रिसोर्सेज, अगर मैं किसी स्टेप को वापस से रिपीट कर रहा हूं तो टाइम भी लगेगा और रिसोर्सेज भी कंज्यूम होंगे, राइट। एग्जीक्यूटर, इट इज ए वर्कर प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस। ओके, वर्कर प्रोसेस मींस ये वर्कर नोड पे होता है, और ये वो एग्जीक्यूटर ये ऐसा प्रोसेस है जो एक्चुअली में डेटा को प्रोसेस करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस, इसका मतलब ये सारे वर्कर नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। एक नोड पे मल्टीपल वर्कर प्रोसेसेस, एक नोड पे मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स रन कर सकते हैं।
ओके, आपके डेटा को पैरेलली प्रोसेस करने के लिए। ओके, फॉर, यहाँ स्पेस मिस हो गया, फॉर एग्जीक्यूटिंग कोड एंड स्टोरिंग डेटा इन स्पार्क एप्लीकेशन। टास्क, टास्क इज सिंगल यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, ये सबसे छोटा यूनिट है, ओके, स्पार्क के अंदर, जिसमें जिसमें आई मीन आपका कोड एग्जीक्यूट करता है, आई मीन डेटा प्रोसेस होता है, ये सबसे छोटा यूनिट ऑफ वर्क है। ओके, डेट ऑपरेट्स ऑन वन पार्टीशन ऑफ डेटा, डेटा के एक पार्टीशन पे ये काम करता है। ओके, एक टास्क डेटा के एक पार्टीशन को प्रोसेस करेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। जब टास्क टास्क के अंदर जब डेटा प्रोसेस होता है तो एक टास्क के अंदर, ओके, एक टास्क के अंदर एक पार्टीशन, ओके, एक टास्क के अंदर उस डेटा का सिर्फ एक पार्टीशन प्रोसेस होता है। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, ये क्या है? एंट्री पॉइंट टू द स्पार्क कोर इंजन, ये स्पार्क में जाने का एंट्री पॉइंट है। मतलब जो हमने कोड लिखा, ओके, और वो कोड मेरे स्पार्क क्लस्टर पे एग्जीक्यूट हो, ओके, उसका एंट्री पॉइंट है ये स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। इट इज योर प्रोग्राम्स कनेक्शन टू स्पार्क क्लस्टर। ओके, मेरा प्रोग्राम जो मैंने कोड लिखा है, जो मैंने ड्राइवर प्रोग्राम लिखा है, वो मेरे स्पार्क क्लस्टर्स पे एग्जीक्यूट हो, उसका एंट्री पॉइंट है। ओके, एक कोड में दिखाऊंगा अपने कमिंग वीडियोस में, जिससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली देखो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट हम कहाँ डिफाइन करते हैं और इसको लिखने से बेसिकली होता क्या है, इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। It lets your driver program talk to executor, submit task and access resources, right? It lets your driver program, ये ड्राइवर प्रोग्राम को अलाउ करता है ताकि ये एग्जीक्यूटर से बात कर सके, टास्क को सबमिट कर सके, राइट, टास्क को सबमिट कर सके एग्जीक्यूटर्स पे प्रोसेस होने के लिए, और रिसोर्सेज को, जो मेरे एग्जीक्यूटर्स के रिसोर्सेज है, वर्कर नोड के जो रिसोर्सेज हैं, उनको हम एक्सेस कर सके, उनको मेरा ड्राइवर प्रोग्राम एक्सेस कर सके। ओके, अब हम बात करें क्लस्टर मैनेजर की। क्लस्टर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज, सीपीयू, मेमोरी, यहाँ भी एक स्पेस छूट गया। रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए मेरा क्लस्टर मैनेजर यूज में आता है। ओके, इट एलोकेट्स रिसोर्स टू स्पार्क एप्लीकेशन, स्पार्क एप्लीकेशन को ये रिसोर्स को एलोकेट करता है। ओके, तो आई होप ये सारे की टर्म्स मैंने इस डेक में यहाँ पे रख दिया था ताकि ये एज नोट्स आपके लिए वर्क करे, और आई होप कि आपको आपको एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिली होगी स्पार्क आर्किटेक्चर के ऊपर। और आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इन वीडियोस, आई मीन 3-4 वीडियो जो भी मैं लाऊंगा इसके ऊपर, इसमें मैं स्पार्क के आर्किटेक्चर पे काफी डेप्थ में बात करेंगे, और बहुत ही रेयर होगा कि आपको पूरी यूट्यूब पे आई मीन इस टाइप की डिटेल्ड आर्किटेक्चर वीडियो मिलेगी। ओके, तो अगर आप इस आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस पूरे पूरे आई मीन सीरीज, पूरे जो भी मैं लॉन्च 3-4 वीडियो लाऊंगा उसको जरूर देखना। और आने वाले वीडियोस में, अभी मैंने जॉब स्टेजेस एंड टास्क के बारे में बात किया था, तो हम अपकमिंग वीडियोस में हम जॉब स्टेजेस एंड टास्क के बारे में बात करेंगे, और एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो स्पार्क का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये जॉब स्टेज एंड टास्क डिपेंड करता है। तो जॉब स्टेज एंड टास्क देखने समझने से पहले हम एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन। आज हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।